हेलो एवरीवन, आज डेट है 6 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि एलोरा केव्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दीनदयाल पोर्ट को लेकर के। तो दीनदयाल पोर्ट जो है, इसी पोर्ट को पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था। और ये पोर्ट जो है वो हमारे इंडिया का जो गुजरात स्टेट है वहां पर लोकेटेड है, गल्फ ऑफ कच्छ के किनारे पर। हमारे इंडिया में जो भी मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से एक है कांडला पोर्ट, मींस दीनदयाल पोर्ट। अभी न्यूज में क्यों बना हुआ था, तो यहाँ पर इस दीनदयाल पोर्ट पर जो मेगा कंटेनर टर्मिनल है उसको डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए एक लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड ने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको लिया है, जिसकी वजह से इसकी लोकेशन, इस पोर्ट की लोकेशन न्यूज में बनी हुई थी। तो एक तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान में रखना है, और एक कांडला पोर्ट का जो रीनेमिंग की गई ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर जुडिशरी ने एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। देखो, कुछ टाइम पहले एक मलयालम चैनल मीडिया वन, उसको बैन कर दिया गया। उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि आपके यहाँ पर जो न्यूज स्प्रेड की जा रही है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रही है। अब यहाँ पर कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि मीडिया वन चैनल जो है उन्होंने दोबारा से रीअप्लाई किया कि उनका जो टेलीकास्टिंग प्रोसीजर है वो दोबारा से उनको रिन्यू कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसका रिन्यू जो है वो प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया। तो यहाँ पर जुडिशरी में जब इसको लेकर के क्वेश्चन किया गया तो जुडिशरी ने ये बोला है कि देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ में अगर कोई मीडिया चैनल इस तरीके से अपने स्टेटमेंट दे रहा है तो आप उसको क्या नहीं बोल सकते, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल सकते, कि एक तरीके से हमारे कंट्री के खिलाफ में वो बात बोल रहे हैं। जुडिशरी ने इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंडिपेंडेंट प्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के एक अच्छे से फंक्शनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्रेस जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और उसकी जो पावर है, ट्रुथ को बोलने की जो पावर है वो बनी रहनी चाहिए। और वो कब बनी रहेगी, जब वो इंडिपेंडेंट लेवल पर अपने स्टेटमेंट देगी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो जो भी हमारे पीपल है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनके सामने रखेगी। तो जरूरी आप जो भी इस तरीके से, मतलब बिना किसी पॉइंट के आप ये बोल देते हो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रहे हैं, कंट्री की सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रहे हैं, इसके बेसिस पर जो है वो किसी भी मीडिया चैनल को बैन नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में जुडिशरी ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया है कि जल्द ही नेक्स्ट 4 वीक्स में जो भी रिन्यू का प्रोसीजर है टेलीकास्ट परमिशन का, वो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर क्लियर करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि कुछ पॉइंट के बेसिस पर आप किसी को बैन करना, किसी को, जैसे हम बहुत इस तरीके के इशू देखते हैं कि बहुत सारे बहुत सारे चैनल जो है उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन बैन जो देखने को मिलते हैं। तो इंडिपेंडेंस और जो एक आप ये बात करें जो ट्रांसपेरेंसी है न्यूज़ में, वो काफ़ी ज़्यादा इससे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी यूएन वर्ल्ड वाटर कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसको लेकर के राइटर ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। तो देखो, 22 से 24 मार्च 2023 में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कंप्लीट हुई है। और अगर हम लास्ट 50 ईयर्स में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस है ऑन फ्रेश वाटर। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस एनवायरमेंटल इशू जैसे कि फ्लडिंग, ड्रोट, ए सीवियरिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लूमिंग फूड क्राइसिस, ऐसे इशू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ये कॉन्फ्रेंस जो है एक तरीके से 2018 से 2028 का जो
कोशिश है वाटर को लेकर के, एक डेकेड जो है वो डिक्लेयर किया गया है टू एडवांस द वाटर एजेंडा बाय एनर्जाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स। उसका एक मिड व्यू है कि जो प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है ना, या जो एक डेकेड जो डिक्लेयर किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और 2030 में जो एसडीजी गोल्स हमने अचीव करने की बात की है, तो एसडीजी गोल 6 जो है वो बात करता है किसके लिए, कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने अलग अलग जो कमिटमेंट्स हैं वो यहाँ पर रखे। लेकिन यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड पर अगर हम देखें तो राइटर ने कुछ बेसिक डाटा पहले रखे हैं कि देखो 2030 तक हमने टारगेट लिया है कि सबको जो है वो हम क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी करवाएंगे। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं हो पाएगी। 2030 तक अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो $144 बिलियन जो है वो पर ईयर हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा। और वर्ल्ड बैंक ने ये एस्टिमेशन लगाया है कि पहले से जो प्रोग्राम चल रहा है वोश प्रोग्राम, ओके, उसमें जो है जो $4 बिलियन हम पर ईयर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें $30 बिलियन पर ईयर इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर के हम कर पाएंगे। राइटर ने यहाँ पर फोकस किया है कि नए प्रोग्राम, नए इनिशिएटिव लॉन्च करने के बजाय अगर जो पुराने लेवल पर हैं उन्हीं को अगर हम वहाँ पर ही फंडिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ा दें तो बेसिक लेवल पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी और इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो भी अच्छे से हो पाएगा। क्योंकि न्यू लेवल पर अगर आप कुछ नया इनिशिएट करोगे तो उसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा और फिर इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। इस तरीके से 2030 का टारगेट जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने अपने लेवल पर रखा है कि इंडिया जो है वो वाटर सेक्टर में, इंडिया ने इस कॉन्फ्रेंस में अपने पॉइंट रखे हैं कि वाटर सेक्टर में हम $240 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। 2021 की कैग रिपोर्ट इंडिया में ये बात बोलती है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल का एक्सट्रैक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2004 से 17 के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो 58% से 63% तक इंक्रीज हुआ है। इसका बेसिक रीजन अगर आप डिस्कस करोगे तो क्लाइमेट चेंज और जो रेनफॉल में जो काफ़ी कमी आई है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल एक्सट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, तो 2017 में ग्राउंड वाटर लेवल को लेकर के बिल पास किया गया जिसमें इम्पोर्टेंट बोर्ड्स, इम्पोर्टेंट लॉज एंड जो भी वाटर लोकेशन है उन सबको मैनेज करने के लिए पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ पर राइटर जो है उन्होंने ये बोला है कि देखो वाटर को सिर्फ वाटर के लेवल पर आप ट्रीट मत करो, इसमें जो भी हमारे क्लाइमेट को लेकर के इम्पोर्टेंट जो प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनमें आप इनको इंटरमिक्स करके आप डिस्कस करने की कोशिश करोगे तो वाटर जो इशू है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट में जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और उन्होंने ये बोला कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या इम्पोर्टेंट हमारी ऑफिसेज हैं वो क्या कर रही हैं कि अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश देखने को मिल रही है। और बहुत सारे लीडर्स को लेकर के उन्होंने डाटा भी रखे कि 2004 से 2014 के बीच में अगर हम देखें या उसके बाद का अगर हम डेकेड देखें तो 60% पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेट किए गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरीके की पिटीशन डाली कि हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो हमें कुछ हाई इम्यूनिटी जो है वो देखने को मिले। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि 3 स्टेप्स जो है वो हम आपको एक सजेशन में रखना चाहेंगे कि इस तरीके के 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाएं अगर एक पॉलिटिकल लीडर को जो है वो अरेस्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया क्लियरली कि भाई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपके लिए कोई स्पेशल पावर्स आपको नहीं दी जा सकती। आप पॉलिटिकल लीडर्स हो, लेकिन अगर हम हमारे देश के रूप में, हमारे स्टेट के रूप में अगर आपको व्यू करें तो आप एक नॉर्मल सिटीजन हो। भले ही आप लोगों की जो वॉइसेज हैं उनको पहुंचाते हो। और अगर हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए एंड एमएलसी जो होते हैं उनको स्पेशल प्रिविलेज दिए भी जाते हैं। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर के नाम पर हायर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो वो आपको नहीं दी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के बोल दिया है कि सब जो हैं वो इक्वल हैं अगर हम लोग की नज़रों में देखें, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको कोई स्पेशल इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए देखो
अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देख रहे होगे तो अनसीजनल रेनफॉल जो है वो देखने को मिल रही है, और अभी प्रेजेंट टाइम में रबी क्रॉप जो है उसकी कटिंग देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो वीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अगर हम बात करें तो वीट की वजह से मस्टर्ड, वीट, ये रबी क्रॉप्स में स्पेसिफिक उगाए जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो है इनके ऊपर देखने को मिला है। अब देखो वीट इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन कम होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये जो अनसीजनल जो रेन है, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को, खरीफ जो क्रॉप की कटिंग होती है उस टाइम में भी इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि अनसीजनल रेन को वो नेचुरल कैलेमिटी में कंसीडर करेंगे, और अगर इस तरीके का इशू होता है तो जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर फिर सपोर्ट करने की जो है वो कोशिश करेगी फार्मर्स को, ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है। ओके, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम जो है वो हमारी कंट्री में फर्स्ट स्टेट हैं जो इस तरीके से अनसीजनल रेन को नेचुरल कैलेमिटी में इंक्लूड कर रहे हैं, और इसके लिए एक सेपरेट कैटेगरी जो है वो बनाई जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर इंडिया जो है उन्होंने यूएन स्टैटिकल कमीशन जो है उसकी मेंबरशिप को जीत लिया है। ओके, तो इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं कि यूएन स्टैटिकल कमीशन जो है वो क्या होता है, और इंडिया की 4 ईयर की जो टर्म है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, देखो ये जो यूएन स्टैटिकल कमीशन जो है इसको 1947 में एस्टेब्लिश किया गया था, और पूरे ग्लोबली लेवल पर जो स्टैटिकल सिस्टम है उसके लिए एक अपेक्स एंटिटी के रूप में काम करता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। मतलब स्टैटिक्स को लेकर के कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट, कोई भी मेथड, उसको किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करना है, इन सब के लिए एक हाईएस्ट डिसीजन बॉडी का काम करता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। ये जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन जो होता है इसमें 24 मेंबर्स होते हैं, और ये जो 24 मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड लेवल पर अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वहाँ से 5 मेंबर्स को चुना जाता है। एशिया पैसिफिक जो स्टेट है वहाँ से 4 मेंबर्स को चुना जाता है। ईस्टर्न यूरोप जो है वहाँ से 4 मेंबर्स को चुना जाता है। लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं वहाँ से चुना जाता है 4 मेंबर्स को, और जो वेस्टर्न यूरोप जो है और इसके अलावा जो अदर स्टेट है वहाँ से चुना जाता है 7 मेंबर्स को। तो इस तरीके से कितने हो गए, 24 मेंबर्स जो है वो यहाँ पर चुने जाते हैं, और 4 साल की जो है वो इनकी टर्म रहती है, और स्टैटिक्स को लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो इनको लेने का काम करती है यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो मुलायम सिंह यादव जो सपा जो पार्टी है उसके फाउंडर थे। इसके अलावा महालाबनीस जो है जिन्होंने ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है जिसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था। तो इसी तरीके की और भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज जो हैं तो उनको पद्म विभूषण जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव और महालाबनीस जो है उनको पद्म विभूषण ऑनर जो है वो पोस्टमसली दिया गया है, मतलब मरणोपरांत, डेथ के बाद जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज को लेकर के आर्टिकल दिया गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि लंपी स्किन डिजीज की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे जो कैटल हैं उनकी डेथ देखने को मिली, और इसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें भी स्टैग्नेशन देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर जो मतलब इम्पोर्टेंट बात ये देखने को मिल रही है कि इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फोडर एंड इट्स स्केर्सिटी वाज अनदर रीजन फॉर द इन्फ्लेशन इन कॉस्ट। अब इसकी वजह से देखो मिल्क का प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे कैटल की डेथ हो गई, और जो कंजप्शन है मिल्क का वो ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या फोकस किया जा रहा है कि, और साथ ही साथ में दूसरा यहाँ पर रीजन, अब देखो कम
मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम देखने को मिलेगी, तो प्राइजेज जो हैं वो हाइक होंगे। और दूसरा यहाँ पर रीजन बताया गया है कि जो फोडर है, जो कैटल को जो खिलाया जाता है फोडर, उसके भी प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मिल्क के प्राइजेस हाइक देखने को मिल रहे हैं। तो लंपी स्किन डिजीज़ की यहाँ पर बात की गई है, और लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो वो जो पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन और वाटर बफलो जो है वो इससे इफेक्ट हुए। तो लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में कुछ बेसिक बातें हम बात कर लेते हैं। देखो, एक तरीके का इन्फेक्शन है और इसमें कैटल और वाटर बफेलो जो है वो पोक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस जो है उससे इफेक्ट अगर हो जाता है, और साथ ही साथ में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है उन्होंने इसमें मोर्टेलिटी रेट, मतलब इसमें कैटल इफेक्टेड तो ज़्यादा हुए लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है वो 10% से भी कम देखने को मिलती है। लेकिन जब कैटल इससे इफेक्ट हुए तो उनका जब एक तरीके से उनका इनपुट ईटिंग प्रोसीजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनको खाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी, तो जो भी मिल्क का प्रोडक्शन है वो सारा प्रोसीजर जो है वो तो इफेक्ट होगा ही। ओके, अब ये जो लंपी स्किन डिजीज है ना, इसको सबसे पहले देखा गया था जाम्बिया में 1929 में। इस तरीके के स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज जो है जो रेगुलर न्यूज़ में बनी रहती है, तो इसको लेकर के एक बेसिक अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए कि कब ये डिजीज जो है वो स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहले जो है वो कहाँ पर इसके केसेस जो है वो देखने को मिले थे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर। तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो, प्रेजेंट टाइम में क्या देखने को मिल रहा है कि US के जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनके ऊपर जो है वो कुछ क्रिमिनल चार्जेस जो हैं वो देखने को मिले हैं, और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट है उनकी वजह से जो कंट्री है वो इफेक्ट हुआ है। तो इस तरीके का इशू जो है, जो भी इनके खिलाफ में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट करवाने की कोशिश की जा रही है। और सेकंड यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है कि देखो, कोविड वायरस के जो स्ट्रेन है किस तरीके से सोसाइटी में एक तरीके से ये इंक्रीज हुआ, तो इसको लेकर के अलग अलग स्टडी जो है वो की जाती है, और अलग अलग पॉइंट्स भी रखे गए थे कि वहाँ पर जो फूड मार्केट है इसके थ्रू जो है ये कोविड फैला, ये सारे इशू। तो ये लेटेस्ट जो स्टडी है इसमें देखने को मिला है कि SARS-CoV-2 वायरस जो है वो जो वहाँ पर हुएनन सी फूड मार्केट है वहाँ के एनिमल सैंपल्स में देखने को नहीं मिला है। ओके, मतलब वो थ्योरी कि उस फूड मार्केट के थ्रू जो है ये देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं देखने को मिला है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। इसके अलावा जो भी मंथली करंट अफेयर्स हैं, साथ ही साथ में 2023 प्रीलिम्स के लिए जो रैपिड रिवीजन हर सब्जेक्ट को लेकर के प्रद्युमन सर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को भी जाकर के व्यू कर सकते हैं, और ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ओके, थैंक यू।